नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सत्ता में आने पर ईवीएम को बैन कर सकती है कांग्रेस, चिंतन शिविर में हुआ ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाती आ रही है। कांग्रेस की ईवीएम के प्रति नाराजगी उदयपुर में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भी देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि सत्ता में आने के बाद ईवीएम पर बैन लगाएंगे। सरकार बनने पर कांग्रेस बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी रविवार को कहा कि उनकी पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटाकर मतपत्र से चुनाव कराने का वादा अगले लोकसभा चुनाव की घोषणा पत्र में करना चाहिए। इस मुद्दे को जनता के बीच भी ले जाना चाहिए। पार्टी के चिंतन शिविर के लिए गठित राजनीतिक मामलों की समन्वय समिति के सदस्य चौहान ने कहा कि ये उनकी निजी राय है, लेकिन कई नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई है। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, ईवीएम पर बहुत चर्चा हुई है, बहुत घपलेबाजी हो रही है। मेरी निजी राय है कि आग्रह करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे नहीं हटाएंगे। हमें उन्हें हराना पड़ेगा। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा कि हम सत्ता में आएंगे तो ईवीएम हटाकर मतपत्र की तरफ जाएंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन में बगावत, राकेश टिकैत बर्खास्त, नरेश टिकैत की भी छुट्टी। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक नाम से बन गया नया संगठन। जी हाँ दोस्तों, नए कृषि कानून के खिलाफ सरकार से मोर्चा लेने वाले राकेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं नरेश टिकैत को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन 2 भागों में बंट गया है। राकेश टिकैत वाले गुट से बीकेयू के कई नेता अलग हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले नया संगठन काम करेगा। फतेहपुर के राजेश सिंह चौहान भारतीय किसान यूनियन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर रविवार को राजधानी लखनऊ स्थित गन्ना किसान संस्था में भारतीय किसान यूनियन नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें टिकैत परिवार के खिलाफ किसानों में उभरी नाराजगी के बाद राकेश टिकैत को बर्खास्त कर दिया गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें अखिलेश यादव फिर योगी सरकार पर हमलावर और गेहूं को लेकर योगी सरकार को घेरा। पूछा, कब चला रहे हैं बुलडोजर। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने गेहूं के निर्यात को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि सरकार उसे उद्योगपतियों को देना चाहती है। योगी सरकार बुलडोजर कब चलवा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चिंतन शिविर में बोली सोनिया गांधी, 2 अक्टूबर से देश भर में होगी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के चिंतन शिविर के आखिरी दिन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस शिविर में हिस्सा लिया और अपनी राय रखी। साथ ही सोनिया गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करेगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस यात्रा में शामिल हों। चिंतन शिविर के फैसले पर जल्द अमल होगा। सोनिया गांधी ने कहा कि इस साल गांधी जयंती से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में अभी सभी बूढ़े और जवान शामिल होंगे। यात्रा सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में मदद करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार की सियासत से जुड़ी आ रही है। चिराग पासवान के निशाने पर फिर आए मुख्यमंत्री नीतीश। कहा, बिहार में होगा मध्य अवधि चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान का कहना है कि बिहार में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल चलकर विरोधी दल के नेता के यहाँ गए और वहां घंटों बैठकर नई संभावना तलाश रहे हैं, उससे साफ है कि जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है। खगड़िया के दौरे पर आए चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जातीय जनगणना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि जाति के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार कई नीतियां बनाती है, उसके आधार पर राशि मुहैया कराई जाती है। इसीलिए सबको पता होना चाहिए कि जो राशि खर्च हो रही है वो सही हो रही है या नहीं। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि किस जाति की कितनी आबादी है। एलजेपी सांसद ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एलजेपी के द्वारा निर्णय लिया गया था कि पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रतिमा प्रथम चरण में बिहार के हर जिले में लगाई जाएगी और फिर हर प्रखंड और हर गांव में लगाई जाएगी। साथ ही पार्टी के द्वारा ये निर्णय भी लिया गया था कि सबसे पहले उनकी जयंती पर उनकी प्रतिमा उनकी कर्म भूमि हाजीपुर में
लगाई जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीपीएससी के पेपर लीक मामले में ईओयू ने किया बड़ा खुलासा। 8 से 10 लाख रुपए में बेचा गया बिहार का भविष्य। लैपटॉप सहित कई बैंक खाते कर लिए गए हैं सीज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की ओर से जांच में प्रश्न और उत्तर बताने के लिए ये डील 8 से 10 लाख रुपए में की गई और इसके लिए पूरी तरह से एक संगठित गिरोह काम कर रहा था। जांच में जानकारी निकलकर सामने आई है कि हर कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए तक लिए गए और इन पैसों को अलग अलग खातों में मंगवाया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने इन मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से कई बैंक अकाउंट्स की जानकारी मिली है जिन्हें अभी सीज कर लिया गया है। बीपीएससी पेपर लीक में बड़ा खुलासा करते हुए ईओयू ने बीपीएससी में सफलता दिलाने के नाम पर हर कैंडिडेट से 8 से 10 लाख रुपए लिए जाने की पुष्टि की है। ईओयू ने इस मामले में छात्र नेता दिलीप और आईएएस अधिकारी को प्रश्न पत्र भेजने वाले शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अतिक्रमण अभियान को लेकर दिल्ली कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, रविवार को दिल्ली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय के बाहर राष्ट्रीय राजधानी में अतिक्रमण विरोधी अभियान का विरोध किया। डीडीओ मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय की ओर बढ़ते समय दिल्ली पुलिस द्वारा बनाए गए बैरिकेड से आंदोलनरत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। दिल्ली में भाजपा नियंत्रण नगर निगम गरीब लोगों के घरों और व्यवसायों के खिलाफ इन विध्वंस प्रयासों का संचालन कर रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता तब तक विरोध प्रदर्शन करना जारी रखेंगे जब तक कि ये बंद नहीं हो जाता। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि दोनों सरकारों की लापरवाही के कारण स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एक्ट 2013-14 और टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन के बाद भी दिल्ली में इस कानून को लागू नहीं किया जा सका। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार भाजपा पर इस मामले को लेकर हमलावर है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नर्मदा लाओ वादा निभाओ का कांग्रेस चला रही हस्ताक्षर अभियान। पानी की समस्या पर उग्र आंदोलन की कांग्रेस ने दे दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ये बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में शनिवार की शाम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बलवीर तोमर के मार्गदर्शन में क्षेत्रवासियों और कांग्रेस के द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके द्वारा सीहोर नगर में दिए गए नर्मदा लाने वाले बयान को याद दिलाने हेतु नर्मदा लाओ वादा निभाओ के तहत इसको किया गया। इस मौके पर शहर के मंडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने क्षेत्रवासियों को जल संकट के स्थायी समाधान को लेकर हस्ताक्षर कराए और इस आंदोलन के लिए जागरूक भी किया गया। अब आगामी दिनों में शहरवासियों के 50,000 से अधिक हस्ताक्षर कराने के बाद एक ज्ञापन शहरवासियों को सौंपा जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेश भूरा यादव ने बताया कि शहर में नर्मदा लाओ वादा निभाओ को लेकर कांग्रेस जनों और क्षेत्रवासियों के साथ अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। 4 जोन्स में होगी बड़ी बैठकें, ये है पूरा प्लान। जी हाँ दोस्तों, पिछले चुनाव में मिली करारी हार से सबक लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। चुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी 4 जोन में 4 बड़ी बैठक कर सकती है। खबर है कि इन सभी बैठकों में या तो राहुल गांधी मौजूद रहेंगे या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हिस्सा लेंगी। इन दोनों में से कोई ना कोई इन बैठकों की अध्यक्षता करेगा। खबर मिली है कि जून के महीने में कांग्रेस इन बैठकों की शुरुआत कर देगी। ये 4 जोन है सौराष्ट्र, साउथ, नॉर्थ और सेंट्रल जोन। गुजरात में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और राहुल गांधी इसी क्रम में 12 जून को दांडी में एक रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं प्रियंका गांधी मध्य गुजरात में महिला सम्मेलन में शामिल हो सकती हैं। पता हो कि उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं, जिनमें एक फैसला ये भी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव को लेकर सजग हों और पार्टी की जीत में अहम भूमिकाएं निभाएं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के उदयपुर में चल रहे चिंतन शिविर के तीसरे दिन राहुल गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा में दलितों का अपमान होता है, वहां किसी की बात भी सुनी नहीं जाती और कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां सभी को बिना डरे अपनी बात रखने का मौका मिलता है। पार्टी में सभी को ये अधिकार दिए गए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें बिना कुछ सोचे जनता के बीच जाकर
होकर बैठ जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। जनता के साथ हमारा जो कनेक्शन था उसे फिर से बनाना पड़ेगा। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का निशाना, पीएम मोदी के लिए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से ज्यादा फिल्म पर बोलना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के हालात पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए फिल्म के बारे में बोलना कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों की वजह से कश्मीर में आज आतंक चरम पर है। प्रधानमंत्री जी, सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए और शांति लाने की कोशिश कीजिए। बता दें कि 2010-11 में प्रवासियों के लिए विशेष रोजगार पैकेज के तहत क्लर्क की नौकरी पाने वाले राहुल भट्ट की गुरुवार को बडगाम जिले के चरूड़ा तहसील कार्यालय के अंदर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि सेना ने राहुल भट्ट के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर ढेर कर दिया था। बांदीपुरा में शुक्रवार शाम को 3 आतंकियों को मार दिया गया था। इनमें मारे गए 2 आतंकी राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान फैसल और सिकंदर के रूप में हुई थी।